सर्कल में dx बाई dt को सर्कल बना दें ये? हाँ, तो इसमें ये पॉसिबल ग्राफ है कि ये नहीं है dx बाई dt का? सॉरी, एक्स टी का पॉसिबल ग्राफ है कि नहीं है? नहीं, पॉसिबल पॉसिबल ग्राफ ही नहीं है। ठीक है, क्यों पॉसिबल ग्राफ नहीं है? क्योंकि एक टाइम पे दो पोजीशन नहीं हो सकते ना, एक टाइम पे दो पोजीशन नहीं हो सकते, ये पॉसिबल ग्राफ नहीं है। ठीक, तो ये तो तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगा। इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसा होगा? ये इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। ठीक, लेकिन एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी समझ लो टाइम इंटरवल का होगा, यहां से यहां तक का एवरेज वेलोसिटी। तो यहां से यहां तक का एवरेज वेलोसिटी ये है, ये तुम्हारा यहां से यहां तक का एवरेज वेलोसिटी है। समझ में आ रहा है ये? हाँ, वरना एक क्वेश्चन ले ले इस तरीके का, तब ज्यादा समझ में आएगा क्वेश्चन। समझ लो x इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, लेट अस से x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक, तो तुम्हें बताना है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 3 सेकेंड, 1 to 3 सेकेंड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 3 सेकेंड। हाँ, ये टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर। हाँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो 6 आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा? एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 to 3 सेकेंड, ये 0 से 3 है, ये 1 से 3 है। सब लोग करें। हाँ, हाँ, 0 से 3 है। ये तुम 3 कह रहे हो। ठीक, और कोई आंसर आया क्या? 1 से 3 में 4 आया है। ठीक, ठीक, और सबका हुआ सही है, तीनों आंसर सही है, तीनों आंसर सही है। और किसी का हुआ क्या? हाँ, हाँ, क्या हुआ? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो सब लोग निकाल लेंगे, इंस्टेंटेनियस तो सब लोग निकाल लेंगे, dx बाई dt करना है। ठीक, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt करेंगे और हमारा आ जाएगा 2t आ जाएगा। टाइम रखेंगे तो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? देखो समझ लो, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ओके, समझ लो t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 3। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो ये दे देगा, ये तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रहा है, ये स्लोप। ठीक है, ये स्लोप 0 से 3 6 होगा। हाँ, बिटवीन है, देखो। हाँ, नीचे वाला भी बिटवीन है। ठीक है, 0 से 3 का एवरेज वेलोसिटी कौन सा होगा? ये तुम्हारा 0 से 3 का एवरेज वेलोसिटी है। और 1 से 3 का एवरेज वेलोसिटी क्या है? ये वाली लाइन तुम्हारा 1 से 3 का एवरेज वेलोसिटी है, ये वाली लाइन। समझ में आ रहा है? ठीक, अब देखो निकालेंगे कैसे। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस डिस्प्लेसमेंट इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट फाइनल क्या होगा? 3 रखोगे तो 9 आएगा। समझ रहे हो ना? यहाँ पे 3 रखे तो 9 आ गया। 9 - 0 अपॉन 3 - 0 बराबर 3। सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे तो 9 - 1 अपॉन 3 - 2 बराबर 8/4 इज इक्वल टू 8/2। 8/2 इज इक्वल टू 4। और ये तो तुम्हारा 3 - 1 है, 3 - 1 है, 1 से 3 है ना, 3 - 1 है तो ये। ठीक है, अगर सेम चीज 3 - 2 रहता तब हमारा क्या हो जाता? अगर सेम चीज 3 - 2 होता तब हमारा क्या हो जाता? हाँ, बताओ, अगर 3 और 2 और 3 के बीच में एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना होता तब क्या हो जाता? 8 नहीं होता, हाँ, 5 हो जाता। ठीक है, क्योंकि वहां पे ये भी बदल जाता ना, ये भी बदल जाता। ठीक,
तो ये 4 हो गया। ये तुम्हारा 5 हो जाता, और ये तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2, तो dx बाई dt गिर गया। ये तुम्हारा वेलोसिटी आ गया इज इक्वल टू 2t, और ये कितना आ गया 2 इंटू 3 बराबर 6। ठीक है, तो ये तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी है। ये तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तुम्हारा हम हरे से बना रहे हैं, ये तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी 1 से 3 ये वाली लाइन होगी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी 2 से 3 1 सॉरी 0 से 3 ये वाली लाइन है, 2 1 से 3 ये वाली लाइन है, और 2 से 3 तुम्हारी कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। ये 2 से 3 है। समझ में आ गया? और एवरेज स्पीड में क्वेश्चन आएगा तो एकदम सेम होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, उसी टाइप का कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा एवरेज स्पीड से। हाँ हाँ हाँ। dx बाई dt पे तुम क्या कह रहे हो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं उसके बाद। नहीं वैसे नहीं होगा। हाँ, रुको सोचने दो। एवरेज वेलोसिटी पे अगर हम लिमिट लगा दें तो क्यों गलत होगा? वैसा तो कोई कोई ऐसा सॉल्यूशन ही नहीं है कि उस तरीके से कोई एग्जिस्ट करे, पहली बात। ठीक है, और दूसरी बात, अगर ग्राफिकल सोचो तुम, इस तरीके का कुछ ग्राफ जाएगा। ठीक, फिर तुम्हारा टूटी अगर आया है तो ये तुम्हारी लाइन टूटी की लाइन आई है, फिर इसमें तुम लिमिट लगाओगे तो ये तुम्हारा लाइन देगा ये यहाँ से यहाँ तक का, ये टूटी की लाइन आ गई है ना। ठीक है, जैसे समझो सही से, ये टूटी की लाइन आ गई, v इज इक्वल टू टूटी की लाइन आ गई। ठीक, अब तुम इसी में कुछ भी कोई भी दो पॉइंट ले लोगे तो ये तो हमेशा टूटी ही रहेगा। तुम्हें हम कैसे बताएं? देखो वो प्रोसेस ही नहीं है पहली बात तो, क्योंकि तुम कॉन्सेप्चुअली भी गलत जा रहे हो। टूटी में अगर लिमिट लगा दोगे तो तुम कॉन्सेप्चुअली भी गलत जा रहे हो। हाँ, ठीक है, एवरेज क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो टूटी में अगर तुम लिमिट लगा दिए तो तुम यानी कि तुम टाइम को क्या कर रहे हो, सीधे सीधे एक फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम कर रहे हो। ठीक, अब वैसे देखो, अगर ग्राफ से देखना चाहो तो ये समझ लो टूटी का आ गया, लाइन आ गया, v इज इक्वल टू तुम्हारा टूटी दिया। ठीक, इसमें कोई भी लिमिट डाल दोगे तो ये तो सेम ही दे देगा ना, टूटी ही दे देगा। जैसे कोई लिमिट डाल के देखो, क्या लिमिट डालोगे? 3 से 2, 2 से 3 डाल दो, 2 से 3 डाल दो, और टूटी डाल दो तुम 4 से 5। दो इंटरवल देख लो, इसमें क्या आ रहा है, 2 आ जाएगा, इसमें भी 2 आ रहा है, और इसमें भी 2 ही आएगा। कोई भी दो इंटरवल इस लिम क्योंकि ये एक लाइन आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गया, इस स्ट्रेट लाइन में कोई भी दो इंटरवल तुम डालोगे, अगर इक्वल इंटरवल है तो सेम ही आना है। ठीक है, बदल तो इसमें रहा है ना, क्योंकि ये कर्व बन जा रहा है, हर दो इंटरवल अलग अलग डिस्टेंस वो करेगा। जैसे इस इंटरवल की बात करो तो ऑब्जेक्ट अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसी सेम इंटरवल में ऑब्जेक्ट फिर देखो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इसी सेम इंटरवल में ऑब्जेक्ट तुम देखोगे और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। लेकिन एक बार तुमने स्ट्रेट लाइन खींच दिया तो हर एक इंटरवल में ऑब्जेक्ट सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, इस इंटरवल में ऑब्जेक्ट सेम सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस है ना ये, फिर इसी सेम इंटरवल में ऑब्जेक्ट उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, वो प्रोसेस वाइज भी गलत है, और तुम अगर यहाँ से समझोगे तो इससे भी गलत है। तो एक्सेलरेशन होगा तुम्हारा, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या होता है एक्सेलरेशन? हाँ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम फाइनल माइनस इनिशियल टाइम। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा तुम्हारा dv बाई dt। ठीक,
हाँ, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हो जाएगा डीवी बाई डी टी। इसी को हम लोग एक्स के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए? ठीक। अब समझ लो, हाँ। हाँ बोलो। ये सब अब, हाँ, इन सब डाउट पंकज सर से पूछो, पंकज सर अच्छे से बताएंगे अपने केबिन में बैठा करके तुम्हें, ठीक है। हाँ। बात है कि हाँ, जो चीज रिटर्न, तुम तो कह सकते हो फिर सर ये एफ स्क्वायर एक्स अपॉन एफ टी एफ, ये क्यों नहीं होता? तो इन सब में क्या डाउट है अभी, इसमें छोटे छोटे क्या डाउट लिया जाए, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखा गया है, डी अपॉन डी टी किया गया है, डी एक्स बाई डी टी है ये, ठीक। अब इसमें रिप्रेजेंट किया, क्यों रिप्रेजेंट किया, ठीक है, मुझे नहीं मालूम। हो सकता है कि अगर डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर करेगा तो कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो सकता है, ठीक है। तो इसी टाइप का कुछ होगा रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन में कोई डाउट कैसे हो सकता है? जैसे एक्सीलरेशन का नाम एक्सीलरेशन पड़ गया तो उसमें क्या डाउट होगा, उसका तो नाम है एक्सीलरेशन, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है एक तरीके से, ठीक। अगर इस पे लेट अस से कि हो सकता है कि कोई उस पे भी लॉजिक ठीक है, तो माइट भी वीरेंद्र सर या पंकज सर थोड़ा सा अच्छे से बताए, हो सकता है, माइट भी हो सकता है कोई लॉजिक हो। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हाँ, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तुम्हारा ये ऐसे हो जाएगा, यानी डबल डिफरेंशिएट हमें करना पड़ेगा, ठीक है। इस पे भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू, अच्छा तुम्हें तुम्हें एक बार अभी से अच्छे से एक बात बताए, ठीक है, कि देखो आईआईटी का जो एग्ज़ाम है ना, या इंजीनियरिंग का कोई भी एग्ज़ाम है, ये एप्लीकेशन का एग्ज़ाम है। एप्लीकेशन मतलब कि आपको क्वेश्चन करने आना चाहिए, अप्लाई करने, वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने आना चाहिए, ठीक। बट पीएचडी का एग्जाम नहीं है, मतलब अगर तुम छोटे से टॉपिक को लेकर के रिसर्च करने बैठ जाओगे तो यू विल लूज टाइम, और समय तुम्हारा बीतेगा, ठीक है। अगर तुम्हारा टॉपिक, अगर तुम्हारा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमेशा से ध्यान रखना, ये तुम्हारा पीसीएम है, ठीक है। तुम ऐसे देखो, ये पी मान लो, ये सी मान लो, ये एम मान लो, ठीक, ये तुम्हारा पीसीएम है। समझ लो अगर तुम्हारा पी इतना है, तुम्हारा फिजिक्स इतना ज़्यादा सॉलिड है कि तुम्हें फिजिक्स में इतना आता है, और केमिस्ट्री में तुम्हें इतना आता है, और मैथमेटिक्स में इतना आता है, तब तुम्हारा रैंक हो सकता है ना निकले, ठीक है। लेकिन अगर तीनों में एक अच्छे लेवल का तुम्हें आता है चीज, तब बहुत आराम से निकल सकता है। बहुत ज्यादा डेप्थ, किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा डेप्थ में चले भी जाओगे तो दूसरे सब्जेक्ट के इजी इजी क्वेश्चंस भी तुम्हारे तुमसे नहीं होंगे। समझ में आ रहा है ना? तो एक सब्जेक्ट के डेप्थ से अच्छा है कि हम हर एक सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दें, ठीक है, सब में एक अच्छे, मतलब एक जितना डेप्थ रिक्वायर्ड है उतना डेप्थ हम लोग वो करें। और बहुत ज़्यादा रिसर्च की भी ज़रूरत है तो फिर तुम्हारे पास पीएचडी है, ठीक है। मतलब वहाँ पे जाओ, वहाँ पे कई, इवन डॉक्टर्स में तो सब बहुत सारे लोग करते हैं पीएचडी, ठीक है। तुम लोग में क्या रहता है, तुम लोग में एमएस रहता है, उसका डीएम भी तो रहता है, डीएम तो पीएचडी हो गया ना? हाँ। हाँ, डीएम तो पीएचडी हो गया, एमडी कितने डॉक्टर डीएम होते हैं, जो उसके बाद एमडी के बाद भी एक एक लेवल और ऊपर पढ़ते हैं, ठीक है। और इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे लोग एमटेक करते हैं, उसके बाद पीएचडी देखोगे बहुत सारे लोग फॉरेन से करते हैं, इंडिया से भी कई लोग करते हैं। हाँ, एमआईटी, हाँ, फॉरेन से करते हैं पीएचडी, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, ठीक है। तो इन सब चीज़ के लिए समय है, मतलब ज़्यादा। लेकिन मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, इसको एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान देना, ठीक है, कि कितना हमें रिक्वायर्ड है। अभी तो, अभी भी तुम लोग होगे तो तुम्हारा, हमें लगता है कि एक एक इंक्लिनेशन आ रहा होगा किसी सब्जेक्ट पे, एक इंक्लिनेशन आ रहा होगा। अभी इसी का नंबर देख लो, तो नंबर देखा गया था, इसका 182 मार्क्स है। मैं बता रहा हूँ कि हाँ, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में इसका इतना ज़्यादा नंबर है, हाँ, कि एलन के एवरेज से भी ऊपर है, और बाकी सब सब्जेक्ट में उसके एवरेज से बहुत कम है। तो हम लोग ऐसे बात कर रहे थे कि बताओ कोई अगर सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा मार्क्स है,
तो बाकी सब्जेक्ट में भी तो होना चाहिए। ठीक, और इवन हमें लग रहा है कि तुम लोग के साथ भी ऐसा कुछ है क्या? हाँ, केमिस्ट्री में तुम्हारा इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत कम इंक्लिनेशन है। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका इंक्लिनेशन किसी एक सब्जेक्ट में होता चला जाएगा, बट तुम्हें उसको अवॉइड करना है। ठीक है, तुम्हें तुम्हें हर सब्जेक्ट को इक्वली पढ़ना है अभी से। ठीक, क्योंकि एग्जामिनेशन तुम्हारा पैटर्न ऐसा बनाएगा कि समझ लो फिजिक्स में पैटर्न क्या बनेगा, इजी, मीडियम, टफ, ऐसा बनेगा ना। और इसमें भी ऐसा ही बनेगा, इजी मीडियम टफ, और इसमें भी ऐसा बनेगा, इजी मीडियम एंड टफ। तो टफ सारे चलो ठीक है, एक एक समय के लिए तुमने सब टफ सारे छोड़ दिए, लेकिन अगर इजी मीडियम एंड टफ है, ठीक, और तुम्हें यहाँ का इजी भी नहीं आ रहा है तो मीडियम तो छोड़ ही दो, यहाँ का भी इजी नहीं आ रहा है तो तुम्हें ये सब करने से सिर्फ नंबर नहीं ना मिलेगा। ठीक है, तो एक एक हर एक सब्जेक्ट में एक मतलब सेम इफिशियंसी रखो, हर एक सब्जेक्ट में तुम्हारे वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मार्क्स में बहुत ज़्यादा कम वेरिएशन रहेगा तो निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा वेरिएशन है तो बहुत ज़्यादा उसमें आ जाओगे। ठीक है, चलो। ठीक है, इसके बाद हमारा 3 इक्वेशन ऑफ द मोशन आ जाता है। इक्वेशन ऑफ मोशन पे क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट आएगा, और इजी पार्ट में आएगा इक्वेशन ऑफ द मोशन के क्वेश्चन में तुम्हें इक्वेशन ऑफ द मोशन मतलब रखना है और आंसर लाना पड़ेगा। ठीक है, इजी पार्ट में रहेगा, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसका लैंग्वेज टफ रहेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा। नीट में तो बहुत सेम, मतलब बस तुमने वैल्यू डाला आंसर आ गया, लेकिन रेजोनेंस का पेपर ऐसा नहीं बनेगा। ठीक, अभी हमने देखा था कि एलन का जो जेई का पेपर था उसमें कई क्वेश्चन हमने किया था, लेकिन लैंग्वेज कभी कभी लैंग्वेज का वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था जिसमें ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसा कुछ जा रहा था। ठीक, ये आसान क्वेश्चन था लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं किए थे इसको। समझ में आ रहा है ना? तो बस क्यों नहीं किए थे, क्योंकि लैंग्वेज वेरिएशन का खेल था। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द मोशन के बाद हमारा आ जाएगा ग्राफ आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ द मोशन में एक एक चीज हमने देखा था कि अगर अगर बैलून से कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं? हाँ, बैलून की उस समय की वेलोसिटी जो भी रहेगी वो भी ऊपर की तरफ, हाँ ऊपर जा रही है तो ऊपर की तरफ लेंगे। अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो क्या होना है? स्पीड बढ़ना है या घटना है? स्पीड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में तो स्पीड बढ़ेगा, अगर स्पीड को घटना है तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को डिफरेंट डायरेक्शन में होना पड़ेगा। हाँ बोलो। हाँ हाँ, एक एक्सटर्नल फोर्स है। हाँ, क्योंकि फोर्स में क्या आता है, मास इनटू एक्सेलरेशन आता है ना। तो एक्सेलरेशन आया कहाँ से? वो फोर्स ही है जो उसका एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। अगर तुमने ब्रेक मारा है तो ब्रेकिंग फोर्स है। ठीक है, तो अभी हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट किए थे तो हम लोग बोले थे कि हम लोग फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक काइनेमेटिक्स और एक काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में मोशन होता है बट कॉज ऑफ द मोशन हम लोग नहीं पढ़ते हैं कि मोशन क्यों हो रहा है, यानी कि फोर्स के बारे में हम लोग कोई वो नहीं करेंगे। तो एक्सेलरेशन आ गया, लेकिन एक्सेलरेशन कहाँ से आया इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग काइनेमेटिक्स कंप्लीट कर देंगे अभी कुछ दिन में, हो सकता है 5-6 दिन में, तो उसके बाद काइनेटिक्स पढ़ेंगे। तो काइनेटिक्स में जब हम लोग फोर्स पे जाएंगे तो फोर्स आ जाएगा, और फोर्स बताएगा कि क्यों अगर तुमने ब्रेक मारा है तो एक ब्रेकिंग फोर्स लगेगा, ब्रेकिंग फोर्स मतलब पीछे की तरफ होगा, उसका कितना फोर्स है। नहीं, एयर रेजिस्टेंस अभी इंक्लूड नहीं, फ्रिक्शन इंक्लूड करेगा, एयर रेजिस्टेंस नहीं इंक्लूड करेगा। हाँ, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तो वही तो है ना, फोर्स। हाँ, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस नहीं इंक्लूड करेगा क्योंकि एयर रेजिस्टेंस का कोई एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस का कोई फॉर्मूला नहीं है, और अभी एयर रेजिस्टेंस हाई लेवल की है। मतलब अभी तुम लोग को मतलब सिलेक्शन का एग्जामिनेशन है ना, तुम लोग को सेलेक्ट किया जा रहा है कि जिनका बेसिक्स थोड़ा बहुत आता है। ठीक है,
मतलब कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि बेसिक्स को थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इवन तुम लोग चैट जीपीटी के बारे में सुने होगे कि आईआईटी का एग्जाम फेल हो गया, एमआईटी का एग्जाम पास कर लिया है। हाँ, और नीट का भी एग्जाम फेल कर दिया चैट जीपीटी। यूपीएससी फिर भी 40% से पास किया है। हाँ, तो चैट जीपीटी है क्या? चैट जीपीटी जितने भी क्वेश्चंस, समझ लो करोड़ों क्वेश्चंस डले होंगे ना इंटरनेट पे, उन सभी को एनालाइज कर लेता है और खुद ही इंटेलिजेंस से बता देगा कि भाई इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो अगर आईआईटी का क्वेश्चन क्वेश्चन फेल कर गया, आईआईटी का पेपर फेल कर गया, दैट मीन्स आईआईटी में हर बार सेम लॉजिक पे कुछ अलग अलग क्वेश्चन बन रहा है। सेम ही लॉजिक पे क्वेश्चन अलग अलग बनता है, तभी तो फेल कर गया ना। वरना उसके पास तो डेटाबेस में जो होगा बहुत करोड़ों क्वेश्चन का डेटाबेस होगा, सब एनालाइज कर लेगा तुरंत ही 5 सेकंड के अंदर कि ये क्वेश्चन किससे मैचिंग है। ठीक है, तो आईआईटी कंपटीशन के हिसाब, कंपटीशन के लिए मतलब अमेरिका में क्या है कि कंपटीशन इतना कम है कि बस बेसिक्स आना चाहिए, उसके बाद तुम्हें ले लेते हैं। एंड मतलब तुम्हें अच्छे अच्छे कॉलेज में एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में तुम्हें बेसिक क्या मतलब मर ही जाना पड़ेगा, अच्छे से पूरा पढ़ना पड़ेगा। और इंडिया का जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो वर्ल्ड में कितना, आईआईटी बॉम्बे है उसका भी 200 रैंक आता है जब वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ को। हाँ, चलो ठीक है, उसके बाद हमारा ग्राफ आता है। तो ग्राफ हमारा कितने प्रकार का होता है? पहले एक्स टी ग्राफ पढ़ेंगे, फिर वी टी ग्राफ पढ़ेंगे, और फिर ए टी ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट वी टी ग्राफ है। तो एक्स टी ग्राफ में जल्दी जल्दी बताओ तुम लोग, एक्स टी ग्राफ में स्लोप क्या देगा? स्लोप क्या देगा एक्स टी ग्राफ में? हाँ, एक्स टी ग्राफ कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। इसमें स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी देगा। ठीक, और एक्स टी ग्राफ से और कुछ नहीं निकलेगा। ठीक, ये क्या बताएगा? ये क्या बताएगा? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। ठीक है, ये बताएगा कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी बता रहा है ना। ठीक है, ऑब्जेक्ट मोशन में है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये भी बताएगा कांस्टेंट वेलोसिटी। समझ लो ये वी ए है, ये वी बी है। तो हम लोग कह सकते हैं वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, ये कहेंगे। ठीक है, अगर ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है तो वी और वी बी का वैल्यू भी पता कर लेंगे, कितना वैल्यू होगा? वी ए और वी बी का वैल्यू क्या होगा? हाँ, तुम लोग बताओ। अगर लेट अस से कि ऐसे बना दिया और कह दिया ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री, अब बताओ वी ए की वैल्यू कितनी है? हाँ, 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 एक्स टी ग्राफ दिया है। नहीं बता पाओगे तुम लोग? कोई इसी बंद हो गया है क्या? कॉस 30 नहीं, अरे टेन टेन होता है ना, टेन थीटा होता है ना। तो टेन 30 डिग्री इसकी वैल्यू हो जाएगी, वी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? टेन 30 डिग्री। अरे वी ए की वैल्यू टेन 30 डिग्री और वी बी की वैल्यू टेन 60 डिग्री। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये बता रहा है, टेन 60 कितना होगा? √3। और ये कितना होगा? 1/√3। यानी वी ए होगा 1/√3 मीटर पर सेकेंड और वी बी होगा √3 मीटर पर सेकेंड। हाँ, बस इतना ही करना है। ठीक है, और क्या इसमें देखते हैं। और ठीक है, समझ लो कुछ ऐसे बन रहा है, एक ऐसा बन रहा है और एक ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा। ठीक है, इसको वी ए कर दो और इसको वी बी कह दो। अच्छा, इन दोनों में से पॉजिटिव वेलोसिटी कौन सी है और निगेटिव? वी बी। ठीक है, अब बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? क्या ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी। किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है? जिसका स्लोप बड़ा होगा उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। स्लोप किसका बड़ा है? वीबी का स्लोप बड़ा है। ठीक है, वीबी निगेटिव है लेकिन स्लोप मैग्नीट्यूड उसका बड़ा है। ठीक है,
और वी ए का मैग्नीट्यूड छोटा है। जिसका स्लोप छोटा उसका, अभी पीछे पीछे देखे है ना, इसका स्लोप बड़ा था, वीबी का स्लोप बड़ा था, ठीक। तो वीबी का वैल्यू ज़्यादा था और वी ए का वैल्यू कम था। tan थीटा एंगल के साथ बढ़ते जाता है, ठीक है। tan 60 तुम्हारा कितना होता है, √3 होता है, और tan 45 1 होता है। और जैसे जैसे tan बढ़ाओगे, और tan 90 कितना हो जाता है, इनफाइनाइट, ठीक है। देखो tan थीटा कैसे बढ़ता है, एंगल के साथ, यहां से यहां बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव में बढ़ेगा, ठीक है। tan थीटा यहां से यहां पॉजिटिव में बढ़ेगा, और यहां से यहां निगेटिव में बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? यहां पे समझ लो -1 है, अगर ये 45 डिग्री दे दिया गया तो वेलोसिटी जो है वो -1 है, ठीक, यानी पीछे की तरफ 1 से आ रही है। और अगर ऐसे हो गया तो वेलोसिटी पीछे की तरफ और ज़्यादा वेलोसिटी है। समझ में आ गया? अच्छा, लेट अस से अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है x = t² + 5t + 3, और x = 2t² +2t + 3, एंड x = 3t³ + 2t² + 5t। लेट अस से ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें बताना है, इसको ए बी सी मान लो, किसमें कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, ए बी, किस मोशन में कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, मोशन ए, मोशन बी, या मोशन सी? हाँ, कांस्टेंट एक्सीलरेशन किस में है? हाँ, ए बी में, ए बी में कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। और वेरिएबल एक्सीलरेशन किस में है? सी में, ठीक है। कांस्टेंट अगर 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 जो x है, अगर वो x है वो t⁻2 में आ जाता है, तो वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन हमेशा होगा, ठीक है। और अगर t⁻3 या उसके ऊपर है तो वो वेरिएबल एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन भी टाइम के साथ साथ बदल रही होगी, ठीक। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर x लीनियर है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0। जैसे x बराबर समथिंग की पावर 1 है, जैसे t की पावर 1 है, ठीक है, कुछ भी बन जाए, जैसे 2t बन जाए, या 3t बन जाए, 2t, या बन जाए 3t + 5, या बन जाए 5t - 7, ठीक। इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा और एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। t की पावर 1 में वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन 0, t की पावर 2 में एक्सेलरेशन कांस्टेंट, हाँ, और वेलोसिटी वेरिएबल बस कह सकते हैं, ठीक है। टाइम के साथ डिपेंडेंट होगा, क्या होगा वो हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन एक्सेलरेशन के टर्म्स में हम कह सकते हैं कांस्टेंट है। अगर t की पावर 3 हो जाएगा तो वेलोसिटी भी वेरिएबल है और एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है, ठीक है, टाइम के साथ साथ बदलेगा। इसमें एक्स टी ग्राफ में स्लोप वेलोसिटी बताएगा, और पॉजिटिव वेलोसिटी क्या होगा, निगेटिव वेलोसिटी क्या होगा, तुम लोग समझ गए, ठीक है। ये समझ लो एक्स टी ग्राफ है, और ये भी एक्स टी ग्राफ है। तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, और इंक्रीजिंग वेलोसिटी, और तीसरा डिक्रीजिंग वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, इंटीग्रेशन x × dt, v = dx/dt होता है। तो v dt तो हम समझ जाएंगे, x × dt क्या होगा, यानी इसका इसका एरिया, पता नहीं, हाँ, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी, कुछ होता है क्या, देखते हैं। मीटर इंटू टाइम, मीटर इंटू टाइम,
मीटर इंटू टाइम किसी का यूनिट है क्या? मीटर इंटू टाइम, मीटर इंटू सेकेंड। हाँ, मीटर पर सेकेंड है लेकिन मीटर सेकेंड नहीं है। ठीक है। ये सब, यही सब चीज़ करने के लिए लोग पीएचडी करते हैं ना। तुम जाओ, मतलब जाओ वहाँ पे और कुछ करो, कुछ दुनिया को दे करके जाओ। हाँ, वीरेंद्र सर किए हैं। ठीक है, एक पेपर पब्लिश कराए हैं। अरे वो पता नहीं, उनसे पूछना। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे वक्त लगता है यार, एक एक पीएचडी, मतलब पेपर पब्लिश करना तो डिफरेंट है। पेपर पब्लिश करना 2-3 साल में कर लो, लेकिन जो एक्चुअल होता है, ठीक है, जो एक्चुअल कंटेंट होता है उसमें 20-20 साल का वक्त लगता है। जब एक ही टॉपिक पे तुम रेगुलरली सोचोगे तब जा करके तुम्हें कुछ एक एक्चुअल कंटेंट मिलेगा जिसको तुम पब्लिश करोगे। ठीक है। अभी तो जैसे पीएचडी के लिए जो वो पब्लिश करना होता है, पेपर पब्लिश करना होता है, ठीक, वो भी होता है, मतलब मैं उसको ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं। जब एक्चुअल होता है कि जो भाई जो जहाँ पे स्टैंडिंग ओवेशन लोग पाते हैं कि एक साइंटिस्ट आ गया, लोग स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे, तो उसके उस रिसर्च के लिए 20-20 साल लग जाते हैं। वो पीएचडी कंप्लीट करने के बाद जब तुम किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होगे, ठीक, 1 घंटा पढ़ा दिए, बाकी सब समय अपना 10 घंटे रिसर्च ही कर रहे हो, तब जा करके 10-20 साल में कुछ एक बेटर उसमें आओगे। पीएचडी करने में 10 साल नहीं लगता, पीएचडी करने में 5 साल लगता है। इंडिया में ज़्यादा साल लगता है, तुम्हें विदेशों में कम साल लगता है। न- हाँ, टोटल करोगे तो। हाँ, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया क्या देता है? एरिया तुम्हारा देगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक। और अगर अगर टाइम से ऊपर का एरिया है तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देगा, और अगर इसके नीचे का एरिया है, हाँ, ये तुम्हें नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट देगा। ये तुम्हारा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा और ये तुम्हारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक। और वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा? हाँ, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो तुम्हारा एक्सेलरेशन देगा। और सेम चीज़ हमारा यहाँ पे अप्लाई होगा, जैसे ये ए है, ये एक्सेलरेशन बी है, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी इज मोर देन एक्सेलरेशन ऑफ ए। बताओ, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएबल एक्सेलरेशन को? ठीक है, वेरिएबल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक। वीटी ग्राफ में सिर्फ स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अब लेट अस से कि मैं ऐसा कह दूं, ये ऐसा बना दूं और इसको ऐसा बना दूं, और इसको लिख दूं 45 डिग्री और इसको लिख दूं 60 डिग्री। तो एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड क्या होगा? एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड क्या होगा? एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। हाँ, √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्टली हम लोग tan थीटा से करके निकाल लेंगे। ठीक है। और एक्स टी ग्राफ में भी इसी टाइप का कुछ दे दिया गया तो तुम डायरेक्टली उसमें tan थीटा करोगे तो एक्स टी ग्राफ में, लेकिन तुम्हें वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन मिल रहा है। हाँ, डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें इक्वेशन देना पड़ेगा ना। इस इक्वेशन का कोई मतलब इसका कोई इक्वेशन होगा वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में, तब तुम वहां पे डालते तब आ जाता। लेकिन यहाँ पे हमने इक्वेशन नहीं दिया था, तो एक उस तरीके से हमने निकाल लिया।
एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में एरिया तुम्हारा चेंज इन वेलोसिटी देगा और स्लोप क्या देगा, यानी डी ए बाई डी टी। डी ए बाई डी टी कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसा कुछ दे नहीं पाएगा, ठीक है। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में जो एरिया होगा, जो एरिया होगा वो तुम्हारा क्या देगा, जैसे ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी लिख देते हो, ठीक है, तो ए डी टी तुम्हारा क्या दे देगा, डी वी दे देगा। मतलब उस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी कितना बदला है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब उस टाइम इंटरवल, जितने भी टाइम इंटरवल में तुम हम लोग बातें कर रहे हैं उसमें वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ है, ठीक है। ये क्या देगा, ये दे देगा तुम्हारा, समझ लो ये ए डी टी तुमने किया, एरिया तुम्हारा 20 आ गया, तो ये क्या देगा, वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल, यानी कितनी की वेलोसिटी चेंज हुई, 20 की वेलोसिटी चेंज हो गई। अगर ये तुम्हारा समझ लो 20 होगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा जीरो, जीरो। अगर ये 40 होगा उस समय तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। ये चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है। देखो कॉन्सेप्ट तो बस इतना ही है, बाकी सब कुछ जो भी है वो तुम्हारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन में हम लोग क्या कर लें, हाँ, कौन, कब, नहीं नहीं आज नहीं है, हाँ वेडनेसडे को है, वेडनेसडे को है और मंडे को है। अ, देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, ये 2, ये 4, ये 10 दे रखा है, ये 20 है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 सेकेंड, 8 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है, हाँ। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 सेकेंड एंड इट्स एक्सेलरेशन। अरे एक्सेलरेशन तो और आसान है, एक्सेलरेशन कैसे होगा, इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा जल्दी से बताओ, हाँ। एक्सेलरेशन क्या होगा, दिस अपॉन दिस, यही एक्सेलरेशन हो जाएगा, हाँ। 84 कहाँ यार है, 10, एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो कितना हो गया चेंज इन वेलोसिटी, 10 अपॉन टाइम 4, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 8 सेकेंड में भी वही आएगा, 8 सेकेंड में भी वही आएगा, हाँ, लेकिन तुम्हें ये 20/8 करोगे तो क्या आ जाएगा, शीट लाए हो गया, क्वेश्चन नंबर 31 तुमने देखा है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन नंबर 31।
हाँ हाँ, जेई जेई का है, पेज नंबर 31। हाँ हाँ, यही मैच द फॉलोइंग। हाँ, मैच द फॉलोइंग, ये वाला क्वेश्चन कर लियो, मैच द फॉलोइंग का। मॉड्यूल नहीं है तो चलो ठीक है, नीट वाले छोड़ दें, जेई वाले। पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, हाँ ये। हाँ, देखो, ये वी एक्स ग्राफ दिया हुआ है, वी एक्स ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें तुम्हें बताना था कि एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉन यूनिफॉर्म, acceleration of the particle is directly proportional to t, acceleration of particle acceleration uniform, acceleration non uniform, acceleration directly proportional to t, acceleration directly proportional to x। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, पहले v इज इक्वल टू के एक्स हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसको हम अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा तुम्हारा के डी एक्स बाई डी टी, तुम्हारा टी हो जाएगा, तो के टी हो जाएगा, ठीक। एक्सीलरेशन हम अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू के डी एक्स बाई डी टी, तुम्हारा क्या हो जाएगा, के टी, ठीक है। तो एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया, ठीक। और एक्सीलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म भी है, क्योंकि, हाँ, क्योंकि टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़े, या तो बढ़ेगा, जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तो एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। उसमें दूसरा ग्राफ है वी स्क्वायर और एक्स का, ये वी स्क्वायर और एक्स का ग्राफ है इस तरीके से। तो इसको कैसे करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब 2v ए इज इक्वल टू के वी, ये कैंसिल हो गया, ए इज इक्वल टू के बाई टू। तो इसका जो होगा एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, ठीक है। जैसे वी स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स लिख सकते हैं ना, इसको, इस इक्वेशन को वी स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स लिख सकते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या बनेगा, 2v dv बाई डी टी बनेगा। के कांस्टेंट है ना, के तो एक कांस्टेंट है, तो के पे डिपेंड कर रहा है, बट के क्या है, कांस्टेंट है, तो के बाई टू हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे समझ लो इस कांस्टेंट की वैल्यू 10 है, तो 10/2, यानी कि हमेशा एक्सेलरेशन क्या होगा, 5। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा था, के की वैल्यू समझ लो 10 है, तो आ रहा था एक्सेलरेशन 10t आ रहा था। तो t इज इक्वल टू जीरो पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, t इज इक्वल टू 1 पे 10 हो जाएगा। हाँ, तीसरा वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ तो हम लोग पढ़े ही हैं। वीटी ग्राफ में ये क्या देगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का लाइन दे देगा। v इज इक्वल टू के टी लिख देंगे इसको, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के आ जाएगा डायरेक्टली। हाँ, इसमें तो यूनिफॉर्म है ना, इसमें तो ये वीटी ग्राफ तो हम लोग पढ़ते ही हैं। हाँ, हम्म, ठीक है। फोर्थ क्या है, वी स्क्वायर टी है क्या, वी टी स्क्वायर है, वी टी स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू के टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। dv बाई डी टी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू के 2t, के इंटू 2t हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t हो जाएगा, एंड एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, दोनों हो जाएगा। हाँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स था, तो इसको डिफ्रेंशिएट किए तो हमें क्या आ गया, 2v इंटू ए बराबर, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे के डी एक्स बाई डी टी,
dx बाई dt तुम्हारा v बन जाएगा, v यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ गया k/2, एक्सेलरेशन k/2 आ जाएगा ना, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया? देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स है। हाँ, देखो देखो, v स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करोगी विथ रेस्पेक्ट टू t, टू वी dv बाई dt लिखोगी, और इसको क्या लिखोगी, k dx बाई dt। अब ये क्या आ जाएगा, टू वी इंटू ए बराबर के इंटू वी, यहाँ पे कैंसिल आउट क्या क्या हुआ, वी कैंसिल आउट हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू k/2। के क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू को 10 मान लो, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, 10/2 इज इक्वल टू 5, 5 आ गया। और वो टाइम के साथ वैरी नहीं कर रहा है, जैसे ये एक्सेलरेशन है टाइम के साथ वैरी कर रहा है, ये टाइम के साथ वैरी नहीं कर रहा है ये एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो टाइम के साथ वैरी कर रहा है, देखो मैं समझा रहा हूँ, एक्सेलरेशन जो इक्वल टू 10t है ना, समझ लो ऐसे बना लेते हैं, t और a, एट t इज इक्वल टू 0 एक्सेलरेशन कितना होगा, t इज इक्वल टू 1 एक्सेलरेशन कितना होगा, 10 ना, t इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन 20। एक्सेलरेशन का वैल्यू देखो बदल रहा है, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू देखो k/2, k एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाय कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट आ जाएगा, ये तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसके बाद तुम्हारा आता है प्रोजेक्टाइल आएगा, प्रोजेक्टाइल तुम लोग जानते हो, अभी पढ़े हो, ठीक। प्रोजेक्टाइल में हम लोग किसी भी मोशन को एक्स और वाई के टर्म्स में देखेंगे, एक्स यानी कि हाँ हॉरिजॉन्टल, और वाई यानी कि वर्टिकल, ठीक। जेई वाली लेना, प्रोजेक्टाइल दिए हो ना, जेई वाली प्रोजेक्टाइल लेना एक बार। हाँ, देखो एक प्रोजेक्टाइल को, एक इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन और ले लो, प्रोजेक्टाइल को एंगल थीटा पे फेंका गया है, थीटा एंगल पे फेंका गया है, और दरवाजा खोल देते हैं। कह रहा है प्रोजेक्टाइल जो है इंक्लाइंड प्लेन को परपेंडिकुलर जा करके ऐसे गिर रहा है, परपेंडिकुलर गिर रहा है इंक्लाइंड प्लेन पे, तो हमें बताना है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड थीटा, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड थीटा, बस इतना ही दे रखा है इसको, इसकी वेलोसिटी जो दे रखी है वो u दे रखी है, u वेलोसिटी से समझ लो फेंका गया है। तो अगर परपेंडिकुलर गिर रहा है तो बताओ इसका क्या मतलब है, मतलब यहाँ पे आकर के परपेंडिकुलर गिर रहा है, हाँ एकदम बनेगा, तो कैसे निकाल सकते हो क्या बीटा और थीटा में रिलेशन, हाँ हाँ हाँ, जो इंक्लाइन प्लेन के लिए कल हमने बताया था, ठीक है, वो सारा इंक्लाइन प्लेन के लिए तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक। जैसे कि इसके लिए हम लोग लिखेंगे यू कॉस थीटा, इसके लिए लिखेंगे यू साइन थीटा, ठीक। यहाँ पे जी कॉस बीटा, और ये हो जाएगा जी साइन बीटा, ओके, ठीक है।
अब अगर ये परपेंडिकुलर आ करके गिरा है तो हम क्या कह सकते हैं, मतलब कुछ कह सकते हैं? हाँ, बताओ अगर परपेंडिकुलर गिर रहा है तो हम क्या कह सकते हैं वेलोसिटी के टर्म्स में? एक्स की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अगर परपेंडिकुलर गिरेगा तो एक्स की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हाँ, एक्स की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट, तुम्हारा तुम्हें पता लग जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लोगे। उस टाइम ऑफ फ्लाइट में तुम्हें क्या करना है, एक्स की वेलोसिटी को जीरो करना है। इस बार एक्स की वेलोसिटी घटते घटते जीरो हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर गिरेगा तो यार टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, जल्दी से बताओ। हाँ, जी कॉस बीटा। जी कॉस बीटा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। ठीक। अब एक्स की वेलोसिटी को तुम्हें जीरो करना है। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स कितना है? फाइनल वेलोसिटी इन एक्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स माइनस जी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। फाइनल वेलोसिटी इन एक्स बराबर जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स यू कॉस थीटा माइनस जी एक्सीलरेशन जी साइन बीटा इंटू टी। टी लगाओगे, देखो क्या आ रहा है आंसर। बस कुछ बताना नहीं है, बस एक रिलेशन बताना है। हाँ, ठीक है, बीटा और थीटा का तुम्हें रिलेशन यहाँ से दिख रहा होगा। टू यू साइन थीटा इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम्हारा आ गया 2 tan थीटा इज इक्वल टू कॉट बीटा आ रहा है। 2 tan थीटा इज इक्वल टू कॉट बीटा। 2 tan बीटा इज इक्वल टू हमारा आ रहा है कॉट थीटा। 2 tan बीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और आंसर आ रहा है 2 tan थीटा इज इक्वल टू कॉट बीटा। देखो उल्टा सीधा करो, देखो हो रहा है क्या कुछ। हाँ ठीक है, इसको 1/tan करेंगे, इसको 1/cot करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, इसको 1 इसको 1/tan कर दो, 1/tan थीटा, और इसको कर दो 2/cot बीटा। तो 2 tan थीटा आ जाएगा, 2 tan थीटा आ जाएगा कॉट बीटा। ठीक है, यही आंसर आ रहा है, 2 tan थीटा इज इक्वल टू कॉट बीटा। क्या करना है ये समझ में आया? यही इंपॉर्टेंट है। ठीक। अच्छा, एक एक चीज़ और देख लो, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 10 मिनट में आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा। जेई वालों का है। ठीक। अब कल तो लेकिन हम लोग वही करेंगे, मोशन इन 2 डायमेंशन। हाँ, रिलेटिव। ठीक है, क्योंकि क्लास अलॉटेड है ना, सबके लिए क्लास अलॉटेड है। ये नीट की क्लास अलॉटेड थी लेकिन। क्या कह रहे हो? कह रहा है अगर इलास्टिक कोलिजन हो जा रहा है, समझ लो तुमने कोई बॉल फेंका, तुम कोई बॉल फेंकते हो, ठीक है। हाँ, अगर इलास्टिक कोलिजन हो गया, समझ लो बॉल का इसके साथ इलास्टिक कोलिजन हो गया, तो क्या हो जाता है, ये वापस आ जाता है, ऐसे कुछ वापस आ जाता है। बॉल तुम फेंकोगे तो बाउंस करके वापस आ जाता है। ठीक। तो कह रहे हैं अगर इलास्टिक कोलिजन हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रोजेक्टाइल समझ लो मिरर इमेज बना देगा। प्रोजेक्टाइल जो है वो क्या बना देगा, मिरर इमेज बना देगा। जैसे समझ लो यहाँ से तुमने प्रोजेक्टाइल किया, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गया, उसको जाना था ऐसे, लेकिन वो जाएगा इसका, ये जो इसके पार का, मिरर के पार का, वॉल के पार का जो भी
तुम्हारा डायग्राम है वो इधर फॉलो करेगा, ऐसे फॉलो करेगा। समझ रहे हो? ठीक। तो बस वो क्या करता है, एक मिरर इमेज बना देगा। अब कब तक चलेगा? पौने 1 से पौने 2? आधा घंटा चलेगा फिर बंद होगा। उसमें टाइमर नहीं होता है क्या, खुद ही आधा घंटा चले बंद हो जाए, फिर आधा घंटा चले? नहीं। हाँ। तो तुम्हें ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। बस एक बताना था कि अगर वॉल रहेगा तो क्या करेगा, जो प्रोजेक्टाइल उसको यहाँ पे कंप्लीट करना चाहिए वही मिरर इमेज वो वहां पे कंप्लीट करेगा। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। हमें लगता है कि उसका उसका हवा जब तक फर्स्ट बेंच पे आता होगा तब तक वो फिर बंद हो जाता है, क्यों? यही होता है नहीं, यहाँ पर तो लगता ही नहीं है कुछ। जब तक उसका हवा फर्स्ट बेंच पे आता है तब तक वो बंद हो जाता है। लास्ट बेंच वाले मजे लेते हैं, फिर से चालू। हाँ सही है वो। और जब तक वहां से गर्मी गायब होती होगी तब तक वो वापस चल जाता है। तो यहाँ पे परमानेंट गर्मी है, वहां पे परमानेंट ठंडी है। हाँ। हाँ। नहीं, यहाँ पे कुछ लगता है क्या? हाँ। हम्म। चलो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड एट एंगल ऑफ 37 डिग्री। 37 डिग्री पे हमने फेंका है। 20 मीटर पर सेकंड से। अरे ध्यान दो इधर, पेज नंबर 14 पे है, प्रोजेक्टाइल पेज नंबर 14। नहीं नहीं, तुम लोग में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। समझ लो, एक इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, वॉल के साथ एक इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। यहाँ पे ये सब बता दिया है, ठीक है। कह रहा है वॉल के साथ एक इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो तुम्हें बताना है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कितना होगा? रहने दो, तुम लोग में उतना वो नहीं है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम हाइट बताओ कितना होगा? क्या? बताए तो ना कि मान लो ये, ठीक है, अगर वॉल नहीं होती कि जो जो मोशन करता, अगर वॉल नहीं होती तो जो मोशन करता, वॉल आने के बाद अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो वही मोशन क्या करेगा, पीछे की तरफ करेगा। ठीक। जैसे वॉल नहीं होती तो मान लो ये मोशन करता, तो वॉल आ गई तो ऐसा ही मोशन ये क्या करेगा, समझ लो इसका मिरर इमेज पीछे की तरफ ऐसे बन जाएगा। ठीक। तो मैक्सिमम हाइट किसका कितना हो जाएगा? इसका बताओ मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा? मेरे ख्याल से सब कुछ दिया हुआ है। इसका मैक्सिमम हाइट सेम ही रहेगा। जो प्रोजेक्टाइल तुम्हारा अगर वॉल नहीं होता तो जितना मैक्सिमम हाइट है सेम वैसा ही रहता। ठीक है, समझ लो। इसको ये वाला मोशन करना था, मैं इसमें बताता हूँ। इसको ये वाला मोशन करना था, ठीक है, लेकिन वॉल आने के कारण यही मिरर इमेज क्या हो जाएगा, ये वाला मोशन हो जाएगा। 36/5, हाँ। ठीक। छोड़ो, कर लोगे ये क्वेश्चन। ठीक। टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम ही रहेगा। वॉल आने से कुछ कुछ नहीं बदला, ना मैक्सिमम हाइट में बदलेगा ना टाइम ऑफ फ्लाइट बदलेगा। ठीक है। बस हाँ, बस क्या क्या जो इंपॉर्टेंट है, इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए। इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल वेयर द बॉल विल फॉल। अब ये यही तुम्हारा असली क्वेश्चन है। हाँ, कितना कितना दूरी पे गिरेगा। समझ लो ये तो ऐसे आगे जाकर के कहीं गिर जाता, लेकिन इसके पीछे कितना दूरी पे गिरेगा, यही तुम्हारा सवाल है।
रेंज फाइंड करके उसमें से इतना माइनस कर दोगे तो ये दूरी वही ये दूरी होगी। हाँ, हो जाएगा। हाँ हाँ, आ जाएगा। कितना आ रहा है? इसका रेंज आ रहा होगा, रेंज कितना आ रहा है? 38.4 आ रहा है ना? ठीक, उतना ही माइनस कर दोगे क्योंकि ये उतना ही पीछे जा करके गिरेगा। तो ये दूरी प्लस ये दूरी तुम्हारा कितना होना चाहिए? 38.4। ठीक है, तुमने उतने को माइनस कर दिया। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ हाँ। तो ये अगर नहीं, क्या क्या? हाँ, 18.4 का डबल? नहीं, वैसे नहीं होगा ना। तुम क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ये दूरी निकालनी पड़ेगी और उसमें से ये माइनस करोगे 18.4। ठीक है, तब ये आएगा ना। क्या? आर आर में से 18.4 का डबल। एक मिनट को देख लो, हमारा इक्वेशन क्या आ रहा है। आर में से 18.4 का डबल। ठीक है, हमारा आर प्लस ये दूरी को आर नहीं मानते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स प्लस एल। हाँ, तो उसमें से तुम्हें क्या मानना, 2x माइनस कर दोगे तो एल आ जाएगा। हम्म। नहीं, 58.4 नहीं आएगा, 38.4 आ रहा है। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। चलो ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। देखो, एक एक क्वेश्चन और देख लो। ठीक है, समझ लो। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लेवल ग्राउंड। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, एज्यूमिंग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओरिजिन, समझ लो यहां से प्रोजेक्ट किया गया। और एक्स एक्सिस अलोंग द, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई जो है वो वर्टिकली अपवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो। और पार्टिकल मान लो इस इक्वेशन से मूव कर रहा है। जैसे जो पार्टिकल जो पाथ बनाएगा उसका ये इक्वेशन दिया रखा है, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो बताओ, तो हमें बताना है मैक्सिमम हाइट कितना होगा। मैक्सिमम हाइट कितना होगा ये बताओ। क्या हुआ? बाकी बाकी सब लोग समझ लो, ये इक्वेशन ऑफ द मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इक्वेशन जो भी इसका पाथ होगा उसका लेटर से ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा? हाँ, तुम सही कर रहे हो।
हाँ दोनों से हो सकता है, दोनों से हो सकता है। ठीक है, तुम्हें बस सोचना है कि किस तरीके से तुम्हें जाना है। हाँ, ए बाई टू भी नहीं है ऑप्शन में, ए बाई टू भी है ही नहीं। लेकिन ए बाई बी में समथिंग आंसर है, हो सकता है तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो। हाँ, कौन सा? मेंस का क्वेश्चन नहीं है, उसी तुम्हारे शीट का ही है। हाँ, ए बाई बी एक आंसर है। अब मैच दी फॉलोइंग है, उसमें एक ए बाई बी दिया हुआ है। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम हाइट, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हो डी वाई बाई डी एक्स, समझ लो वाई डैश निकाल लिए, तो तुम्हारा क्या आएगा, ए माइनस टू बी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर जीरो करोगे, हाँ टू बी एक्स आएगा, इसको जीरो करोगे तो ए अपॉन टू बी तुम्हारा क्या आएगा, एक्स आएगा। एक्स तुम्हारा आ गया ए अपॉन टू बी। तो मैक्सिमम हाइट जब एक्स पे ये वैल्यू रखोगे, अब इस वैल्यू को इसमें रखोगे तो वाई तुम्हारा मैक्सिमम हाइट देगा ना। जब एक्स को उस वैल्यू पे रखोगे तो वो तुम्हारा मैक्सिमम हाइट देगा। अच्छा अब बताओ रेंज क्या आएगा, रेंज क्या आएगा? हाँ, रेंज क्या आएगा बताओ, इसी क्वेश्चन में रेंज क्या आएगा? मैक्सिमम हाइट समझ में आ गया? नहीं नहीं, थोड़ा सा और अच्छे से सोचो। रेंज तो एकदम निकला है, रेंज तो एकदम तुरंत निकला हुआ है, निकला हुआ है, समझ लो रेंज। देखो, हाँ, ए अपॉन टू भी तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, रेंज क्या होगा, हाँ इसका टू टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रेंज इसका टू टाइम्स हो जाएगा। यानी रेंज क्या हो जाएगा, टू एक्स। यानी ए अपॉन बी तुम्हारा हो जाएगा रेंज, और तुम्हें मैक्सिमम हाइट भी पता लग गई। ठीक है, ठीक है, इसी को, इसी चीज को, देखो, इसी चीज को हम अगर उससे भी करते हैं, हाँ उससे भी करते हैं, जो तुमने बताया था उससे भी होता। ठीक है।